हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएम का इंट्रोडक्शन स्टडी नोट नंबर 8। जी हाँ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट की थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। किस तरीके से टिप्स की हेल्प से, ट्रिक्स हैं और कुछ एब्रीविएशन की हेल्प से हमने वो सारी थ्योरी कवर कर ली है। जी हाँ, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट पर भी, यानी कि लाइक न्यूमेरिकल्स के अलग पार्ट हैं, थियोरेटिकल का अलग पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी नहीं देखी है और जिनको नहीं याद हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है याद होने में, तो एक बार हो गाइस प्लीज़ जाकर देखिए। आई होप वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको। और न्यूमेरिकल्स के भी पार्ट्स मैंने अलग से बना रखे हैं, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एसएम की थ्योरी। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी की है, उसी तरीके से हम इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भी थ्योरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ टिप्स, ट्रिक्स एंड सम एब्रीविएशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं स्ट्रेटजी के बारे में क्या है। देखिए, कुछ भी आप काम करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले प्लान करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आज हमें ये करना है। ठीक, तो सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करती है। उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करने होते हैं, एंड द स्ट्रैटेजी मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब अगर कोई भी काम स्ट्रैटेजी बनाकर करते हैं, लाइक अगर आपको जिस तरीके से मान लीजिए एग्ज़ाम देना है, सीएमए का एग्ज़ाम आपको दिसंबर में देना है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जून अटैम्प्ट नहीं दे रहे हैं, देन उसके बाद दिसंबर अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए, किस तरीके से सब्जेक्ट को फर्स्ट चूज़ किया जाए, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में पढ़ना है, या कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें। देन दे विल सक्सीड इन देयर एग्जामिनेशन। तो इसी तरीके से ही ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाती है, उनको ही फुलफ़िल करती है। तो वो स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ये हमें जानना है। तो देखिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेटजी बनाती है। तो फर्स्ट इज, देखिए यहाँ पर, इट इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको इंटीग्रेट करना, यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। एंड देन क्या करते हैं, यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग दी स्केयर रिसोर्सेज। यूटिलाइज करते हैं और एलोकेट करते हैं, यानी जो स्केयर रिसोर्सेज। देखिए इस रिसोर्सेज की कमी के कारण क्या होता है, अगर इस रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास कम है तो हम उनका बेटर यूज़ करते हैं, यानी कि जितना है ना हमारे पास, हम उतने में ही अपना 100% देंगे। ठीक, तो ये कोशिश होती है, ये स्ट्रैटेजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है उनको अपना 100% देना है, 100% यूटिलाइज करना है। ओके, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में, सो एज, इस तरीके से मीट द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स, कि उनका जो प्रेजेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो उनको मिल जाए। ठीक, इस तरीके से स्ट्रेटजी को बनाते हैं। स्ट्रेटजी में बी डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन किया गया है, डायरेक्शन एंड द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक डायरेक्शन है, एक स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओवर द लॉन्ग टर्म के लिए, विच अचीव, जो कि हेल्प करती है क्या, एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके, है ना, उनके एडवांटेजेस को अचीव करती है विद इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, एंड टू फुलफिल स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। और फुलफिल करती है स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन को, यानी कि अपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजी बनाई है, उनकी एडवांटेजेस को क्या करना है, फुलफिल करना है विद इन, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट में। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशन होती है उनको फुलफिल करना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और बिजनेस को क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म में लेकर जाना है। तो ये स्ट्रेटजी होती है। तो स्ट्रेटजी की डेफिनेशन मॉड्यूल में भी, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ स्ट्रेटजी। फीचर ऑफ स्ट्रेटजी के लिए मैंने एक एब्रीविएशन बनाया है, राज का DLF, आर फॉर राज। राज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, DLF, राज का DLF, या फिर DLFR भी बोल सकते हैं आप। दिस इज़ द फीचर ऑफ स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट मैं अगर बताऊँ तो देखिए, foresight, strategy is important to foresight the uncertain event
ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री, यानी कि जो अनसर्टेन इवेंट्स है उनको क्या करती है, अपनी आंखों से बहुत ही बारीकी से देखती है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही बारीकी से स्ट्रेटजी बनाती है, ये ध्यान रखनी है बात। स्ट्रेटजी डील्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स रेदर देन रूटीन ऑपरेशंस, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स करती है रूटीन ऑपरेशन की जगह वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म में वर्क करती है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स करती है। स्ट्रेटजी इज क्रिएटेड टू डील बिहेवियर ऑफ कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स, बिहेवियर जानती है कि किस तरीके से कस्टमर का बिहेवियर है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, या फिर कॉम्पिटिटर्स कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट या सर्विस हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, है ना, तो उनको भी हमें समझना ज़रूरी होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी इज़ वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजी जो है वो एक वेल डिफाइंड रोड मैप की तरह काम करता है, यानी कि एक डायरेक्शन शो करता है कि इस फ्लो में हमें काम करना चाहिए। जिस तरीके से रोड मैप हमें कोई डायरेक्शन शो करता है कि हाँ यहाँ ट्रैफिक है ज़्यादा या यहाँ कम है, तो यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, तो उसी तरीके से ट्रैफिक से यहाँ पर कॉम्पिटिटर से मतलब है, ओके, तो रोड मैप की तरह काम करती है। इट डिफाइन द ओवरऑल मिशन, विजन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफाइन करती है सारे मिशंस को, विजन्स को और जो डायरेक्शन है उनको। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्ट्रैटेजी इज मैक्सिमाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं स्ट्रेटेजी के वो मैक्सिमाइज करने होता है एंड मिनिमाइज करना होता है स्ट्रेंथ किसके, कॉम्पिटिटर्स के। मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, ये बात ध्यान रखनी है, और मिनिमाइज क्या करना है, मिनिमाइज करना है स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर्स को। कैसे कर सकेंगे हम, जब तक हम स्ट्रेटजी बनाएंगे नहीं अपने काम के रिगार्डिंग, तब तक ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन और स्ट्रेटजी। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके रिगार्डिंग में। देखिए, स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजी जो है वो कंसर्न करती है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को, यानी कि लंबे समय तक हमें काम करना है, टिके रहना है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर नॉर्मली अबाउट trying to achieve some advantage for the organization over competition। स्ट्रेटेजिक डिसीजन है क्या करती है, नॉर्मली कोशिश करती है क्या, जो भी एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके कंपटीशन को लेकर वो सब क्या करें, अचीव कर लें। तो यह मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कुछ, क्या यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, लाइक पहले कंसर्न करती है, देन ट्राई करती है, देन फिर कंसर्न, मैचिंग, स्ट्रेचिंग, रिक्वायर, तो वो क्या है स्ट्रेटेजिक ये हो गया हमारा। स्ट्रेटेजी इज लाइकली टू बी कंसर्न विद द स्कोप ऑफ, यहाँ पर ये स्कोप हो गया, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, वो क्या करती है, कंसर्न करती है स्कोप को लेकर ऑर्गेनाइजेशन से। स्ट्रेटजी कैन बी सीन एज मैचिंग द रिसोर्सेज, वो मैचिंग रिसोर्सेज को भी देखती है, जो कि स्ट्रेटजी से क्या कर सके, मैच कर सके। स्ट्रेटजी कैन बी सीन एज स्ट्रैचिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, स्ट्रैच करती है, बढ़ाती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को। स्ट्रेटजीज में रिक्वायर मेजर रिसोर्सेज चेंजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेजर रिसोर्सेज जो होते हैं चेंजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लाइकली टू अफेक्ट ऑपरेशनल डिसीजन, और ये ऑपरेशनल डिसीजन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, यानी कि जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी उतना अच्छा हमारा क्या रहेगा, काम रहेगा। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग मॉड्यूल से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से समझ में आ रहा है आपको। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गए, बट उनके ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कोई भी जब आप अच्छा काम करते हो तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो ही जाते हैं, तो लाइक उसी तरीके से इसमें भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। विचार क्या है देखते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, यहाँ पे मैंने कॉमन चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लाइकली टू बी मेड, लाइकली टू डिमांड मैनेज, तो इस तरीके से मैंने फॉर्म किया हुआ है, और आपकी बुक में भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, और मैंने कुछ मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पर पुट कर रखे हैं बस।
सो स्ट्रेटेजी डिसीजन आर लाइकली टू बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स इन नेचर है यानी कि क्या बहुत झोल है इसमें, मतलब बहुत काम करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली बनाओ आप, अब बनाते हो एग्जाम से पहले स्ट्रेटेजी बनाते हो, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट उसमें क्या होता है, फॉलो कुछ ही हो पाते हैं, बट जो भी फॉलो होता है वो अच्छा होता है, रिजल्ट उसका अच्छा होता है। तो वही बताया गया है, इज लाइकली टू बी कॉम्प्लेक्स है इन नेचर। स्ट्रेटेजिक डिसीजन विल बी वेरी ऑफन इन्वॉल्व चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब चेंजेस क्या करते हैं कभी कभार, तो ऑफन जो है इन्वॉल्व करती है, चेंजेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइकली टू बी मेड इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब लाइकली टू बी मेड, ये बनाई जाती हैं सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी को देखने के लिए। लाइकली टू डिमांड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मांगती है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। मैनेज चेंज रिलेशनशिप एंड नेटवर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेज करता है क्या, किस चीज़ को, चेंज रिलेशनशिप को, एंड नेटवर्क आउटसाइड द, नेटवर्क बनाता है, तभी हमारे इंटीग्रेटेड वर्क हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैनेजरियल कमिटमेंट टू एन इंटीग्रेटेड एरे ऑफ कंसिडर्ड चॉइसेस अबाउट हाउ टू compete कमेंट। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पुट कर रखा है, ये आपकी बुक में से ही है, तो किस तरीके से आपको क्या करना है, ये कंसिडर करना है। चॉइसेस हैं, ये कुछ चॉइसेस की बात हो रही है, ठीक है, चॉइसेस हैं, वो कौन कौन सी चॉइस है वो देखना है आपको। तो आंसर इज हाउ टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स। कैसे मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, मतलब कस्टमर का फेवर लिया जाए, कस्टमर हमें हमसे क्या हो, हमसे अट्रैक्ट हो। देन हाउ टू compete अगेंस्ट राइवल्स, को कैसे compete किया जाए। हाउ टू पोजिशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस, में अपनी पोजिशन किस तरीके से बनाई जाए। हाउ टू बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन, में कैसे बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्ड किया जाए। ओके, हाउ टू कैपिटलाइज एंड अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो द बिजनेस, को मतलब किस तरीके से अट्रैक्टिव कैपिटलाइज किया जाए जिससे कि बिजनेस क्या हो सके, ग्रो हो सके। हाउ टू अचीव द कंपनीज परफॉर्मेंस टारगेट्स, मतलब किस तरीके से कंपनी जो है परफॉर्म करे अपने टारगेट्स को, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये चॉइस है, मतलब चॉइसेस हैं जो कि हमें चूज करने हैं और इस पर वर्क करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इस पर वर्क करना है, ये सोचना है, ये स्ट्रेटजी बनानी है उनको। सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, अट्रैक्ट है, पोजीशन, compete करना। आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चॉइसेस हो सकती हैं। अच्छा, अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, या पोजीशन अच्छे मार्केट प्लेस में लानी है, रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है, कैपिटलाइज को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, परफॉर्मेंस टारगेट कैसे करना है। तो इस तरीके से आप रिवाइज करके अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए हम जो भी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसकी हम प्रैक्टिस करके कर लेते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि थ्योरी में हमें थ्योरी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है याद करने के लिए, कि किस तरीके से याद करें, किस तरीके से याद करें। याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सो डोंट वरी, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, आप एक बार OM की थ्योरी भी देखिए, और SM की थ्योरी मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। मैंने MCQ सेशन भी डाल रखे हैं, MCQ सेशन भी जाकर देखिए किस तरीके से MCQs पूछे जाते हैं। आपके ट्रू फॉल्स हो गए, या ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 अराउंड मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 25 ये हमारे लिए बहुत होता है, 1 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत है। तो जैसे भी आपको पॉसिबल हो आप उस तरीके से ये सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, एंड अपने एग्ज़ाम में फिर ये अडॉप्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, आप भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा SM। नाउ अब हम आ चुके हैं अपने SM की तरफ। मेन जो पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करता है, क्या है स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा ही पॉइंट लूँगा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ही हैं। दैन फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास पढ़ने के लिए 8, 9, 10 है, 3 सेक्शन है,
बट मैं उसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, इस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाएगा। हर एक तरीके से मैंने कोशिश किया कि आपको इतना एफर्ट ना देना पड़े कि हाँ आप क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो फिर भूल जा रहे हो, याद कर रहे हो फिर भूल जा रहे हो, मतलब कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। तो ऐसी कोशिश की है मैंने। तो चलिए देखते हैं क्या है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको बुक से पढ़ लेनी है, कोई भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, बहुत सारी डेफिनेशन है। नाउ हियर द यहाँ पर एक डिफरेंस है बिटवीन एस एम एंड ओ एम में। क्या है? एस एम जो है इट इज़ एम्बिगियस और अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, वाइड फंडामेंटल एंड हैज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। वही बातें जो हमने शुरू में पढ़ी थी एस एम के बारे में, है ना, कि कॉम्प्लेक्स होता है, फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं ये सब। एंड ओ एम इट इज़ अ रूटीनाइज्ड, यानी कि रूटीनाइज्ड है ये। रूटीनाइज्ड कैसे है? रूटीन हम फॉलो करते हैं इसमें, अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है, अब आगे ये करना है। ऑपरेशनली स्पेसिफिक एंड हैज़ शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस। तो ये बात ध्यान रखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है इम्प्लीकेशन से ये, और ये शॉर्ट टर्म के लिए इम्प्लीकेशन से। रूटीनाइज्ड है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑपरेशनली स्पेसिफिक होते हैं सारे वर्क, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ एसएम। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो मैंने यहाँ पर बना रखा है डीपीएस फैप या फिर फेड अप, फेड अप, फेड अप, एफ ए डी, फेड अप, पा फेड अप। इस तरीके से आप इस एब्रीविएशन की हेल्प से पढ़ सकते हैं। ओके, एफ फॉर क्या है? एफ फॉर है हमारे पास यहाँ पर फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। फोर्सेस ऑन होगा यहाँ पर, ठीक है, फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। फोर्स करता है ऑब्जेक्टिव को असेसमेंट करने के लिए, असेसमेंट करना उसको, ऑब्जेक्टिव जो भी है, ठीक है। फिर ई फॉर यहाँ पर है अनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। अनेबल करता है मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस को, मतलब मेजरमेंट करता है जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। डी फॉर है हमारा डिस्चार्ज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्ज करता है बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ओके, नेक्स्ट है हमारा पी, पी फॉर प्रोवाइड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। प्रोवाइड्स करता है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव को प्रोवाइड करता है। एंड देन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग का। इस तरीके से आप फेडअप पढ़कर एब्रीविएशन करके आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से याद करते हैं। एफ फॉर फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ई फॉर अनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी अच्छा डी फॉर ये एंड पी फॉर ये, पी फॉर, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएम। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास? मैंने यहाँ पर एब्रीवेट किया हुआ है फेली, FELI, फेली। ओके, एफ फॉर यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, द फ्यूचर डज नॉट अनटोल्ड, सॉरी अनफोल्ड है ये कोई अनटोल्ड नहीं है, अनफोल्ड ही है। द फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड। फ्यूचर क्या है? अनफोल्ड है और एंटिसिपेटेड नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। इट कैन बी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं और इम्पीडीज फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग ही लिखकर बता रखी है, इस तरीके से आप हेडिंग्स याद कर सकते हैं। एंड फर्दर आप मॉड्यूल में जाकर देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, समझिए थोड़ा सा, ठीक है। इन पॉइंट्स की वजह से आपको क्या होंगे वो भी ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो आपको पहले जो है वो हेडिंग याद होना चाहिए, वो मस्ट है। अगर आप वो भूल जाते हैं एग्ज़ाम में तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर हेडिंग्स आपको जल्दी से याद हो जाए। ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी इसी तरीके से मैंने बता रखा है, प्लीज़ आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखिए। सारी थ्योरी मैंने कवर कर रखी है विद एब्रीविएशन, और बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को याद हो जाएंगी। सो गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, बिकॉज़ आपके ही रिस्पॉन्स से मुझे पता लगेगा कि मुझे किस पर आगे वीडियोस बनानी चाहिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे या फिर कुछ मैसेज के थ्रू मुझे एडवाइस नहीं करेंगे तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करते रहूँगा। देन आई थिंक, मुझे लगता है कि फिर अ, ऐसा कम चांसेस होगा कि मैं आपके लिए फिर काम कर पाऊँ। तो आपके कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। एंड
होपफुली आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, और जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, मैं आगे आपके लिए और भी सारी वीडियोज़ लाते रहूँगा।